नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, जनवरी 2022 का पार्ट 2 लेकर के मैं आ चुका हूं। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर जाइए देखिए। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। आज हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं जिसमें हम लोग 16 जनवरी से 31 जनवरी के करंट अफेयर को कवर अप करेंगे। बहुत ही शानदार होने वाली है वीडियो, बहुत ही डिटेल्स के साथ, इमेजेस के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास बैठ जाएगा ये करंट अफेयर सारा का सारा। इसकी पीडीएफ और क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती है। पीडीएफ और क्विज आपको मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहीं पर दोस्तों बहुत सारे यूनिक कोर्सेज आए हुए हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ई बुक आई है हमारी, ई बुक भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे बैचेस के बारे में यहाँ भी डिटेल्स लिखा गया है। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आप कूपन कोड यूज कीजिए, इसका फायदा भी उठा सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश लेखपाल बैच है, यूपीपी खाकी बैच है। इसके अलावा इंडिविजुअल बैच भी बहुत सारे हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिंदी, अंकगणित, ठीक है। सामान्य ज्ञान का जीएस बैच है, ये भी बहुत ही शानदार बैच है। 2 वर्षों तक आपको जीएस की फिक्र नहीं करनी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। तो आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा? तो भारत दोस्तों अब डिफेंस सेक्टर में भी एक्सपोर्ट करने लग गया है और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो भारत की सबसे तेज मिसाइल है, ये फिलीपींस को भेजने जा रहा है। फिलीपींस भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। ब्रह्मोस मिसाइल के भी बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल ये डील जानते हैं कितने की है। ये डील 374.9 मिलियन डॉलर की है, ठीक है। 374.9 मिलियन डॉलर की है। फिलीपींस को बेचने जा रहा है, नौसेना के लिए ये होगा, ठीक है। ब्रह्मोस, अच्छा ब्रह्मोस अगर आप लिखोगे ब्रह्मोस, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदी का नाम मिलेगा। एक्चुअली में क्या है ना कि ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत की नदी है और मॉस्कोवा जो नदी है वो रसिया की नदी है। दोनों नदियों के नाम पर ही इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। ये ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक मिसाइल बनाई गई है, ये भारत और रसिया के संयुक्त उद्यम के द्वारा बनाई गई है, यानी मिल करके बनाई गई है और भारत की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। फिलीपींस की राजधानी मनीला होती है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते। फिलीपींस से कुछ क्वेश्चंस का भी हम लोग रिवीजन करेंगे। अभी फिलीपींस ने दोस्तों बाल विवाह को अवैध करार देने के लिए एक कानून पारित किया था। फिलीपींस में ही अगर आपको याद हो दोस्तों, तो जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस यानी कि स्वर्ण चावल, गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला ये पहला देश बना था। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो वो भी मनीला फिलीपींस में ही है। मनीला में ही तो दोस्तों एडीबी का हेडक्वार्टर है, ये भी तो पता होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस समारोह कब से शुरू करने का फैसला लिया है? तो केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब से गणतंत्र दिवस समारोह जो है, जो वो 24 जनवरी से शुरू हुआ करता था, अब उसे 23 जनवरी से शुरू किया जाने का फैसला लिया गया है। 23 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा गणतंत्र दिवस समारोह। 23 जनवरी यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। 23 जनवरी क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों 23 जनवरी को जन्मदिन होता है सुभाष चंद्र बोस जी का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को होती है और 23 जनवरी को पूरा देश मनाता है पराक्रम दिवस, इन्हीं की जयंती के अवसर पर। तो अब इस बार से पराक्रम दिवस भी मनाए जाने की घोषणा हुई है। बहुत सारी चीजें भी हुई हैं नेताजी से रिलेटेड, मैं आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो देखिए आप, ठीक है। जैसे जैसे अभी जो अमर जवान ज्योति है उसको दोस्तों नेशनल वार मेमोरियल में विलय कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है। उसकी जगह पर इंडिया गेट पर दोस्तों नेताजी की मूर्ति लगाई जा रही है, होलोग्राम प्रतिमा भी लगाई गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अमर जवान ज्योति जो है, इसकी ज्योति को विलय किया गया है नेशनल वार मेमोरियल में। अभी आएगा क्वेश्चन आगे भी। फिलहाल 24 जनवरी की जगह आपसे 23 जनवरी से शुरू होगा गणतंत्र दिवस समारोह। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर 23 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना आपको। अगला, तमिलनाडु में पोंगल उत्सव पर कौन सा प्रसिद्ध खेल आयोजित होता है? तो तमिलनाडु में दोस्तों पोंगल उत्सव जो है ये जल्लीकट्टू, पोंगल उत्सव पर जल्लीकट्टू खेल आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू बेसिकली एक वहां पर बहुत ही फेमस खेल है जहां पर बैल से लड़ाई होती है, एक प्रकार से बैल पर चढ़ना होता है, पीठ पर बैठना होता है, ठीक है। और इसमें कभी कभी बहुत लोग घायल भी हो जाते हैं। इस वजह से वहां के हाई कोर्ट ने एक बार बैन भी लगा दिया था, लेकिन बहुत ज्यादा विरोध होने लगा क्योंकि वहां का बहुत ही पारंपरिक गेम है, तो इस वजह से दोबारा से चालू किया गया है। फिलहाल आपको याद रखना है ये पोंगल उत्सव पर होता है। पोंगल उत्सव कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 14 जनवरी को। 14 जनवरी को दोस्तों जब पूरा देश मकर संक्रांति मनाता है, उसी टाइम उत्तर भारत जो है दोस्तों ये खिचड़ी का त्यौहार मनाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह।
उसी टाइम पर दोस्तों पंजाब अगर साइड में चले जाओगे तो आप देखोगे लोहड़ी मनाई जाती है, लोहड़ी मनाई जाती है। उसी टाइम पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर असम के क्षेत्र में यानी पूर्वोत्तर राज्यों में क्या मनाया जाता है, वहाँ पर बिहू महोत्सव मनाया जाता है असम में। इसके अलावा उसी टाइम पर केरल में क्या मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा पोंगल उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो यानी मकर संक्रांति के अवसर पर इतने सारे उत्सव मनाए जाते हैं, होता मकर संक्रांति है, सब अपने अपने रीजनल नेम से उसे जानते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फिलहाल मदुरई जिले के अविनियापुरम में तमिलनाडु में आयोजित हुआ जल्लीकट्टू का खेल बहुत ही प्रचलित और पारंपरिक प्रतियोगिता है। ऐसा ही कुछ खेल होता है दोस्तों कर्नाटक में एक कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता के नाम से, ये भी आपने सुना होगा। कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है, ये कर्नाटक में होती है। देखिए मैंने आपको वीडियो दी हुई है लोक नृत्य पर, लोकगीतों पर, इसके अलावा जो महोत्सव होते हैं इन पर भी वीडियो दी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सर्च कीजिएगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। वो सब अगर आप देख लोगे ना तो वहां से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको पढ़ाई करनी है, आपको एग्जाम्स देना है, आपको ये नहीं देखना है कि ये करंट अफेयर वीडियो है तो सिर्फ आपको करंट पढ़ना है, नहीं। करंट अफेयर के साथ साथ अगर आपका जीके भी मजबूत हो रहा है तो आपको उसको भी देखते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर क्या किया। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, एक सम्मानजनक डिसीजन लिया है ट्रेन गार्ड्स के लिए। ट्रेन गार्ड्स का नाम अब बदल करके होगा ट्रेन मैनेजर। ट्रेन मैनेजर, कोच मैनेजर, बोगी मैनेजर, ये सब अब नए नाम आ गए हैं, नए पद आ गए। मतलब पद तो नया नहीं आया है, पद वही पुराना है, लेकिन नाम बदला गया है एक प्रकार से, जैसे उनको रिस्पेक्ट मिले। जो ट्रेन गार्ड हुआ करते थे, यहाँ पर जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, जैसे जो झंडी वगैरह दिखाने का काम किया करते थे, इनका नाम अब बदल करके ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। ओके, इसके अलावा असिस्टेंट जो गार्ड होंगे उनको असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर, जो गुड्स गार्ड होंगे उनको गुड्स ट्रेन मैनेजर का नाम दिया गया है। भारतीय रेलवे के नए अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में बने हैं वीके त्रिपाठी, इनका नाम आपको याद रखना है। अभी हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। केवड़िया रेलवे स्टेशन वही वाला रेलवे स्टेशन है जहां पर दोस्तों एकता स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्थापित की गई है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो उसी रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भारतीय रेलवे के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। चलिए भारतीय रेलवे में अगर बात करें तो टोटल जोन है 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन, साउथ कोस्टल रेलवे जोन विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर है। और अभी मैं बजट वाली वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि रेलवे पर इस बार बजट में 400 नई दोस्तों जो वंदे भारत एक्सप्रेस हैं वो लाई जाएंगी इस बार के बजट में। तो ये भी बड़ा डिसीजन है, रेलवे से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने RFID आधारित ई पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने घोषणा की है और इस बार के बजट में इसको खास तौर से प्रेजेंट किया गया। RFID बेस्ड ई पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट में माइक्रोचिप्स लगाए जाएंगे, बायोमेट्रिक की जाएगी आसानी से, अच्छे तरीके से। जो भी व्यक्ति होंगे जिनका पासपोर्ट जारी किया जाएगा उनको आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा, ठीक है, जिससे पासपोर्ट वगैरह से कोई दिक्कत ना हो। तो बायोमेट्रिक भी रहेगी और माइक्रोचिप भी लगी रहेगी ट्रैक करने के लिए। और RFID बेस्ड, RFID का मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल फिलहाल में एक आई अपडेटेड, जिसमें भारत 83वें रैंक पर पहुंच गया है। अगला, वर्ष 2021 में सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार किसने जीता। तो सबसे अच्छे शिल्प गांव के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में जीता है केरल कला एवं शिल्प गांव ने। केरल कला एवं शिल्प गांव ने ये चौथा इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जीता हुआ है, केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ने। पिछले साल अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार मलेशिया का एक गांव है क्राफ्ट कुमेनितक्रू शिल्प गांव, इसे मिला था पिछली साल, इस बार केरल के मिला है। अगला, बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब किसने जीता है। तो इसको जीत लिया है दोस्तों तस्नीम मीर ने। तस्नीम मीर यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं। इन्होंने अंडर 19 के सिंगल्स इवेंट में वर्ल्ड नंबर 1 का हासिल किया है खिताब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जूनियर रैंकिंग में। इसके बाद रूस की मारिया गोलोवेवा हैं और फिर लूसिया रोड्रिगेज हैं, ओके, स्पेन की जो की हैं। लड़कों में अगर बात करें तो पुरुष सिंगल्स में शीर्ष रैंकिंग पर लक्ष्य सेन है, सिरिल वर्मा है और आदित्य जोशी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई थी, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। पाल एरिक लार्सन इसके अध्यक्ष हैं। लक्ष्य सेन से याद आया दोस्तों, अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का ही दोस्तों वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था। इस बार पुरुषों में 2 मेडल आया टॉप 3 में। टॉप 3 में 2 मेडल आए, एक तो सिल्वर मेडल आया है और एक आया है ब्रॉन्ज मेडल। लक्ष्य सेन जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता है किदम्बी श्रीकांत ने, याद रखना है आपको।
अगला, हाल ही में वेस्ट इंडीज के किस क्रिकेटर को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के क्लाइव लायड को दोस्तों नाइटहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर थे और पूर्व कैप्टन रह चुके थे। इनको अभी इनके योगदान के लिए ये सम्मान से सम्मानित किया गया है, नाइटहुड की उपाधि दी गई है। नाइटहुड की उपाधि जिसे मिलती है दोस्तों ना, उसके नाम के आगे सर जुड़ जाता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पिछली बार लुइस हैमिल्टन को मिला था। लुइस हैमिल्टन जाना माना नाम है F1 रेस में, ठीक है, सबसे ज्यादा F1 रेस, फॉर्मूला 1 रेस जीतने वाले खिलाड़ी हैं। फिलहाल प्रिंस विलियम्स के द्वारा ये दिया गया है क्लाइव लॉयड को। इसके साथ ही एक और अवार्ड दिया गया, CBE पुरस्कार दिया गया। CBE पुरस्कार यानी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये पुरस्कार मिला एयन मॉर्गन को। एयन मॉर्गन ही वो इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने इकलौता वर्ल्ड कप दिलाया है इंग्लैंड को। 2019 का वर्ल्ड कप इन्हीं की कप्तानी में इंग्लैंड पहली बार जीता। CBE ब्रिटिश एम्पायर का सर्वोच्च रैंकिंग अवार्ड होता है। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल होने वाली है, हर बार की तरह इस बार भी आप बहुत ज़्यादा डिटेल कंटेंट पाओगे। और जैसा कि मैं गारंटी लिया करता हूं कि अगर आप MZT एजुकेशन को फॉलो करते हो तो करंट अफेयर में आप 100% श्योर रहो, कहीं और बाहर से क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं आपको। चलिए फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना? तो दोस्तों केरल का कुबलांगी गांव जो है ये इंडिया का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन गया है, कुबलांगी गांव जो है। ओके, और अवलकाई पहल के तहत ये एक हिस्सा है। थिंगल योजना जो है ये IOCL के द्वारा जो चलाई गई थी, इसी के सहयोग से ये लागू किया गया है। और एक प्रकार से वहाँ पर केरल में 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो भी महिलाएं हैं उनको मेंस्ट्रुअल कप बांटे गए हैं। 5000 ऐसे मासिक धर्म कप बांटे जाएंगे। अगला, किस पुरस्कार से सम्मानित महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया? तो पंडित बिरजू महाराज जी दोस्तों ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, बहुत ही फेमस कथक नर्तक थे। ये लखनऊ घराने से संबंधित थे, पद्म विभूषण से सम्मानित थे और इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये एक महाराज परिवार के वंशज थे। महाराज परिवार जो है वो कथक नृत्य के लिए बहुत ही पहले से ही जाना जा रहा था। जैसे इनके दो चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज बहुत ही फेमस कथक नृतक थे। इनके पिता और इनके गुरु स्वयं एक महान कथक नृतक थे, अच्छन जी महाराज। ठीक है, तो ये महाराज वंशज के थे, लखनऊ घराने से थे और पद्म विभूषण से सम्मानित थे। इनका अभी निधन हो गया है। अगला, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में मिसेज वर्ल्ड जीता है दोस्तों साइलिन फोर्ड ने। साइलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड जीता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स किसने जीता है, मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स आप बताएंगे हरनाज कौर संधू ने जीता हुआ है। ये भारत की हैं। देखिए ये मिसेज वर्ड है, मिस वर्ड नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। मिसेज वर्ड में और मिस वर्ड में अंतर होता है। मिसेज वर्ड मतलब जो विवाहित रहती हैं, मिस वर्ड मतलब जो अविवाहित रहती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ठीक है, टॉप 3 विजेता हैं और मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीत लिए हैं साइलेंट फोर्ड। ओके, इसके बाद अगर हम लोग कुछ और रिवीजन करें तो मिस यूनिवर्स हरनाज संधू, मिस इंडिया अर्थ रश्मि माधुरी, फर्स्ट मिस इंडिया परल अग्रवाल, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 डॉक्टर अक्षता प्रभु और मिसेज इंडिया गैलेक्सी डॉक्टर निकिता सोकल। देखिए यहाँ पर फिर मिसेज आ गया है, अंतर को समझिए और ये पॉइंट्स भी याद रखिए। अगला, दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या रखी गई? इस बार थीम रखी गई है दोस्तों दुनिया का राज्य, या इंग्लिश में कहें स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ही आप कहेंगे, ठीक है। थीम जो होती है जनरली इंग्लिश में ही होती है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये आयोजित किया गया था दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन। इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, इसका आयोजन 17 से 21 जनवरी 2022 को हुआ, दावोस एजेंडा 2022 सम्मेलन। अगला देखते हैं, किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? तो अभी हाल ही में गुजरात में दोस्तों लगाई गई है भारत की पहली न्याय घड़ी। ये एक्चुअली में गुजरात हाईकोर्ट के सामने लगाई गई है। जस्टिस क्लॉक वाला देश का ये पहला हाईकोर्ट बन गया है, गुजरात हाईकोर्ट। इसमें डिस्प्ले LED दीवार होगी। जैसे आप स्टेशन पर जाते हो ना तो वहां पर एक डिस्प्ले लगी होती है LED, और उसमें आप देखते हो कौन सी ट्रेन कब आने वाली है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर होगा। इसमें जो बड़े बड़े लंबित मुकदमे रहेंगे वो दिए रहेंगे वहां पर LED पर, ठीक है। तो डिस्प्ले LED दीवार होगी। इसका उद्घाटन जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। न्यायिक सुनवाई को यूट्यूब पर लाइव करने वाला भी पहला हाईकोर्ट बना था गुजरात हाईकोर्ट। अगला, हाल ही में कहां पर इन्फिनिटी ब्रिज को पहली बार यातायात के लिए खोला गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में इन्फिनिटी ब्रिज को पहली बार यातायात के लिए ओपन कर दिया गया है।
यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से है, ये इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी साइन होता है ना मैथ का, उसी आकार में ये बनाया गया है, इस वजह से इन्फिनिटी ब्रिज के नाम से जानते हैं। वैसे तो दुबई में दोस्तों या कहेंगे यूएई में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं देखने लायक पर्यटक के लिए, क्योंकि उनका मेन फोकस पर्यटन पर ही होता है। तो ये 300 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। राजधानी अबू धाबी होती है यूएई की। खलीफा बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा है दिरहम। जो डेली करंट अफेयर की वीडियो होती है दोस्तों, उसमें मैं आपको वर्ल्ड मैप के थ्रू सभी देशों को भी कवर कराता हूं। तो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल एनालिसिस चाहिए और आप चाहते हो वर्ल्ड मैप वगैरह के थ्रू पढ़ना, तो आप डेली करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हो। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो केवल मंथली करंट अफेयर फॉलो करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा आपसे कि अगर आप दिन में सुबह में 20 मिनट का टाइम निकाल सकते हो तो आप 20 मिनट का टाइम ज़रूर निकालो, इससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। ओके, फिलहाल मंथली तो आप फॉलो करते ही रहेंगे। यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी? तो यूपीआई ऑटो पे शुरू करने की वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई दोस्तों रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जो है ये अभी एनपीसीआई के साथ, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत यूपीआई ऑटो पे सुविधा शुरू करेगा। अब ये क्या होता है जी? ऑटो पे तो आपने सुना ही होगा बहुत पहले से ही कि ऑटो पे यानी कि वो कि जब ड्यू डेट आ जाए तो रिमाइंडर आता रहता है कि ऑटो पे हो जाए करते रहो। लेकिन इस बार थोड़ा सा कुछ अलग होगा। इस बार क्या होगा, जैसे ही रिचार्ज आपका खत्म होगा तुरंत ही ऑटो पे हो जाएगा, यूपीआई से आपका ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा अगर आपने ये फीचर अपने में ऑन किया है तो यानी कि जो 1-2 दिन का बीच में आप गैप ले लेते हो ना कि चलो 2-3 दिन बाद रिचार्ज करेंगे, वो भी अब नहीं हो पाएगा अगर ये शुरू कर देते हो आप तब। ठीक है, चलिए तो फिलहाल यूपीआई ऑटो पे के बारे में यहाँ डिटेल में लिखा गया है, रिलायंस जियो हो गया है। ओके, अगला फोर्ब्स की लिस्ट 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो फोर्ब्स की लिस्ट में 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका दोस्तों जापान की खिलाड़ी हैं और इन्होंने पिछली बार जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन। याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 इन्होंने जीता था और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 इन्होंने ही जीता था। अच्छा, इस बार किसने जीता है? इस बार जीता है दोस्तों एस्ले बार्टी ने। एस्ले बार्टी ने जीता है इस बार। ठीक है, 2022 वाला याद रखना है आपको, 2022 वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है, एस्ले बार्टी ने। ये ऑस्ट्रेलिया के ही हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हो चुका है। ठीक है ना, हो सकता है आगे क्वेश्चन भी आए अभी आपको मिले। तो फिलहाल ये है नाओमी ओसाका, ये जापान की हैं। भारत में अगर बात करें भारतीय महिलाओं की, क्या कोई था स्थान में? बिल्कुल था। 7वें स्थान पर पीवी सिंधु थी। पुरसेला वेंकटा सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। अगला, हाल ही में किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो सारथी नाम का मोबाइल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया है दोस्तों सेबी ने। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने ये लॉन्च किया है सारथी। सारथी ऐप के जरिए क्या होगा? सारथी ऐप के जरिए दोस्तों एक्चुअली में ट्रेनिंग दी जाएगी एक प्रकार से कि कैसे आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे आपको बचना है, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या रूल्स हैं, किनको आपको नहीं तोड़ना है, किनको आपको फॉलो करना है। तो सारी चीजें अगर कोई भी इंडिविजुअल्स अगर इसके बारे में जानकारी जानना चाहता है, सारथी ऐप डाउनलोड करे। सेबी के बारे में बात करें तो स्थापना तो 1988 में हो गई थी, लेकिन जब हर्षद मेहता कांड हुआ तो 1992 के बाद ये पावर में आई। मुंबई में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं इसके अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन, भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख कौन बनाए गए? तो भारत के अगले थल सेना के उप प्रमुख बनाए गए दोस्तों मनोज पांडे। यहां पर आपको इमेज में दिख रहे हैं मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी ये लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती जी की जगह पर आएंगे और जो कि 31 जनवरी को रिटायर हो गए हैं, तो इनकी जगह पर ये भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख होंगे। अगला देखते हैं, किस राज्य में सुपर मॉम बाघिन का जिसका नाम था कॉलर वाली उसका निधन हो गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में भी निधन हुआ है। मध्य प्रदेश ही दोस्तों सबसे ज्यादा टाइगर्स रिजर्व वाला स्टेट है और आपको पता होगा 11 टाइगर रिजर्व स्टेट है यहाँ पर। ठीक है, तो कॉलर वाली का निधन हो गया है। सुपर मॉम बाघिन जाना जाता था इसे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसने अपनी लाइफ में 29 शावकों को जन्म दिया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था इसके नाम। तो इसे वहाँ के लोग जो रीजनल लोग हैं वो कॉलर वाली के नाम से जानते थे, एक नाम दिए थे। ठीक है ना, 29 शावकों को जन्म दी थी, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने सेट किया था और मध्य प्रदेश में था ये। वृद्धावस्था के कारण इसका निधन हुआ है। ओके, इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है T15। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कॉलर वाली का क्या था ऑफिशियल नाम जिसका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया है? तो आप बताएंगे T15। ठीक है, ये पूछा जाएगा, टर्म इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने? तो एयर इंडिया के दोस्तों नए सीएमडी अभी हाल में बनाए गए हैं विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त जी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। एयर इंडिया के नए ये होंगे
प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। एयर इंडिया लगातार चर्चे में है। क्यों चर्चे में है? क्योंकि दोस्तों टाटा कंपनी जो है वो दोबारा से इसका एक्विजिशन कर ली है। एक्चुअली में एयर इंडिया की स्थापना टाटा ग्रुप के द्वारा ही की गई थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसे ले लिया था। तो अभी दोबारा से टाटा ग्रुप ने इसे ले लिया है। 18,000 करोड़ रुपए में 100% इसका इक्विटी जो है वो ले लिया है। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने? तो आईसीसी ने हर बार की तरह इस बार भी अपना मेंस के लिए और विमेंस के लिए T20 इंटरनेशनल और ओडीआई इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर की घोषणा की है। इसमें दोस्तों इस बार के लिए जो कैप्टन चुने गए हैं वो चुने गए हैं कौन? बाबर आजम। बाबर आजम दोस्तों ये होंगे कप्तान इस टीम की, जो टीम जारी की गई है। बाबर आजम जो है वो अभी जो है पाकिस्तान के कैप्टन है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें किसी भी इंडियन प्लेयर का नाम नहीं है इस पूरे लिस्ट में। ओके, पाकिस्तानी ये बैट्समैन है। T20 इंटरनेशनल में अगर विमेंस में बात करें तो विमेंस में दोस्तों एक नाम है भारतीय स्मृति मानधना। इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं T20 इंटरनेशनल में जिनका नाम शामिल है महिला खिलाड़ियों में। महिला खिलाड़ियों की कैप्टन कौन है? नट साइबर। ओके, चलिए याद रखिएगा ये T20 इंटरनेशनल की टीम है। अभी ओडीआई वाली में अभी आपको आगे बताऊंगा। अगला, कौन सी कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक का अधिग्रहण करेगी? तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वो एक्टिविजन ब्लिजार्ड इंक का एक्विजिशन करेगी। क्योंकि दोस्तों एक्टिविजन ब्लिजार्ड जो है एक गेमिंग कंपनी है और गेमिंग कम्युनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसको देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने ये गेमिंग कंपनी को एक्वायर करने की घोषणा की है। ये बहुत बड़ी डील होने वाली है। इतिहास में गेमिंग इंडस्ट्री में अभी तक की सबसे बड़ी गेमिंग डील होगी। कारण क्या है? कारण यह है कि ये जो एक्टिविजन ब्लिजार्ड है ना, इसके बहुत बड़े बड़े गेम हैं, जैसे कैंडी क्रैश आप देखते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी आप देखते हो, खेलते हो, एक्सबॉक्स जो है, इस सब की यही डेवलपर है एक्टिविजन ब्लिजार्ड जो है। ठीक है, तो इसको एक्वायर करेगी माइक्रोसॉफ्ट जो है ये टेंसेंट और सोनी के बाद ये राजस्व के मामले में, वैल्यूएशन के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बन जाएगी अगर ये पूरा डील हो जाती है तो। टेंसेंट कंपनी का आप जानते हो ना कौन है? पबजी। ठीक है, पबजी का अब नया नाम क्या हो गया है? कमेंट करके बताएंगे आप। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। बिल्लू भाई बिल गेट्स ने इसकी स्थापना की थी। सत्या नडेला इसके सीईओ हैं। अगला, हाल ही में इंडोनेशिया ने किसे अपनी नई राजधानी बनाया है? इंडोनेशिया, इसने दोस्तों नई राजधानी की घोषणा की है। नई राजधानी इसकी होगी नुसंतारा। बहुत ही प्यारी सिटी है नुसंतारा। तो नुसंतारा इसकी नई राजधानी होगी। क्यों होगी? अगर आपको याद हो, बहुत पहले मैंने आपको कारण बताया हुआ था। एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि अगले 50 सालों में दुनिया भर के तमाम देश, तमाम द्वीप जो हैं वो डूब जाएंगे, क्योंकि समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें यह भी बताया गया था कि लक्षद्वीप वाला जो ग्रुप है, लक्षद्वीप समूह जो है, उसमें बहुत सारे द्वीप जो हैं वो भी डूब जाएंगे। उसमें यह भी बताया गया था कि जकार्ता सिटी जो है वो भी डूब जाएगी। तो जकार्ता जो अभी राजधानी है इंडोनेशिया की ना, ये धीरे धीरे डूब रही है। तो इसी को देखते हुए लॉन्ग टर्म प्लान किया गया है। अभी से ही नुसंतारा को बना दिया गया नई राजधानी इंडोनेशिया की। ठीक है, जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वीमेन का अवार्ड किसने जीता? इसको जीता है दोस्तों सुष्मिता सेन ने। सुष्मिता सेन यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। इंडिया की ये पहली लेडी बनी थी मिस यूनिवर्स बनने वाली। मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने सबसे पहले जीता हुआ था। 1994 में ये बनी थी मिस यूनिवर्स विजेता। इसके बाद दोस्तों सन 2000 में लारा दत्ता बनी। लारा दत्ता दूसरी मिस यूनिवर्स, और अभी तीसरी मिस यूनिवर्स भी इंडिया से आई हुई हैं, हरनाज संधू। ठीक है, तो ये 3 मिस यूनिवर्स हैं अभी तक, ये आपको याद रखना है। भारत में सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड आया है, मिस वर्ल्ड का खिताब सबसे ज्यादा आया है। कितना बार आया है? 6 बार आया है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि पहली मिस वर्ल्ड विजेता कौन बनी थी भारत की। अगला, फिलहाल यहाँ पर जान लीजिए, आर्या 2 मूवी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। राम माधवानी जी ने इसे डायरेक्ट किया था। ठीक है, आर्या 2 जो है आर्या का ही सिक्वल है, सेकेंड पार्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में विमोचित पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है दोस्तों तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। बोथ ऑफ द आपका ऑप्शन सही होगा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जो वो है, ये बिरसा मुंडा की एक प्रकार से बायोग्राफी कर सकते हैं। बिरसा मुंडा जी कौन थे? ये दोस्तों आदिवासी जो कम्युनिटी होती है ना,
उनके लिए ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये वर्क किया करते थे, उनके लिए, उनके बचाव के लिए, रक्षा के लिए काम किया करते थे। इसी वजह से आदिवासी कम्युनिटी जो है इनको भगवान के रूप में वहाँ पर पूजती है। तो इनके रूप में, इनकी कहानी के बारे में, इनके लाइफ स्टोरी के बारे में इस बुक में बताया गया है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम भी दोस्तों राउरकेला उड़ीसा में स्थापित किया गया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है। 2023 में यहाँ पर होने वाला है वर्ल्ड कप हॉकी का, इंडिया ही होस्ट करेगा, उड़ीसा में ही होगा फिर से 2018 के बाद। अगला, पनामा जंगलों में खोजी गई मेढक की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो पनामा के जंगलों में अभी मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है दोस्तों, और उसको स्वीडिश के वैज्ञानिकों ने खोजा। इस वजह से उन्होंने अपने देश के ही एक स्टार ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा हुआ है। ग्रेटा थनबर्ग यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, एक लड़की है छोटी सी, लेकिन बहुत अच्छा मुद्दा और बहुत ही बड़ा इशू उठाती है ग्रेटा थनबर्ग। ओके, तो इसके नाम पर इस मेढक का नाम रखा गया है। क्या नाम है? प्लास्टिमांटिस ग्रेटा थुनबर्गे, या लोकप्रिय रूप में इसे थुनबर्ग रेनफ्रॉग कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं, किस देश की सारा गिल ने पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर के इतिहास रचा? तो दोस्तों सारा गिल जो है ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। पाकिस्तान में दोस्तों वैसे तो लेडीज वगैरह को उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिल पाता है, ठीक है, लेडीज हो, ट्रांसजेंडर्स हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सारा गिल जो है ये बनी है फर्स्ट ट्रांस वीमेन डॉक्टर ऑफ पाकिस्तान। अगला, अच्छा ट्रांसजेंडर्स आया है, कुछ रिवीजन भी कर लो आप। कर्नाटक पुलिस ने अभी ट्रांसजेंडर्स के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की है। भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए गरिमा गृह स्थापित करने की घोषणा की है, और उत्तराखंड ने अभी पहली अपनी ट्रांसजेंडर आईडी जारी की थी, जो कि भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया था। अगला, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस गांव को पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर के जैरी हैमलेट गांव को दोस्तों, या कहें जैरी बस्ती गांव को अभी पहला दूध गांव घोषित किया गया है। जैरी हैमलेट जो है गांव डिक्लेयर किया गया है। ओके, यहाँ पर 370 गायों के साथ 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां हैं अभी वर्तमान में। जब दूध गांव घोषित हो जाता है तो वहां पर 50% सब्सिडी जो है ये सरकार के द्वारा दी जाती है, लगभग 5 लाख के करीब में। ओके, अगला, किस राज्य में संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो दोस्तों तेलंगाना में संत रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती पर 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका नाम रखा गया है, जो वो इंपॉर्टेंट है, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। ठीक है, ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम रखते हो याद, वैसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी याद रखनी है। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है बैठे हुए पोजीशन में, याद रखना है, बैठे हुए पोजीशन में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है ये, ठीक है। और वैसे सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है खड़े हुए पोजीशन में? तो कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो 216 फीट ऊंचाई है, 45 एकड़ क्षेत्र में बनाई जा रही है, हैदराबाद शमशाबाद में यह स्थापित की जा रही है। अभी 5 फरवरी को दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका अनावरण किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। ओके, 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक रामानुजाचार्य जी की ये मूर्ति है, और मंदिर निर्माण की पूरी धनराशि दान से ही कलेक्ट की गई है। अगला, 21 जनवरी 2022 को दिल्ली के इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को कहाँ विस्थापित किया गया? तो दोस्तों ये विस्थापित किया गया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पे। जैसे कि अभी आपको मैंने शुरुआत में ही बताया, अमर जवान ज्योति जो जला करती थी 1971 युद्ध के जो वीर सैलानी थे उनकी याद में, उसको अब विलय कर दिया गया है नेशनल वार मेमोरियल में। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि दोस्तों नेशनल वार मेमोरियल जो बनाया गया है ना, वहां पर सभी जो वीरगति प्राप्त हुए, जो शहीद हुए सैनिक थे, उनका नाम है, ठीक है, उनके नाम के साथ है। तो यहाँ पर अमर जवान जो ज्योति है, यहाँ पर नाम नहीं है, तो उसको वहां पर विलय कर देने से वहां पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल रही है, क्योंकि उनका वहां पर नाम भी है, और उनको वहां पर दीप ज्योति जो जलाई जा रही है वो भी जलेगी। इसके अलावा यहाँ पर क्या किया गया, इंडिया गेट पर इसकी जगह पर सुभाष चंद्र बोस जी की याद में उनको सम्मानित करने के लिए उनकी मूर्ति लगाई जा रही है, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल होलोग्राम प्रतिमा लगाई गई है, लेकिन कुछ दिन में वहां पर एक्चुअल मूर्ति लगा दी जाएगी। ओके, अगला देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कारण वगैरह सब कुछ लिखा भी है मैंने, जिसको पढ़ना वो पढ़ सकता है। अगला, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है?
तो दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया। पराक्रम दिवस आपको जरूर याद रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। इस बार इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी और इस वजह से 125वीं जयंती पर इनको सम्मानित करने के लिए इंडिया गेट पर अब इनकी होलोग्राम प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ओके, इनके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो इनकी एक बुक थी द इंडिया स्ट्रगल, इसके अलावा समाचार पत्र था स्वराज, नारा इन्होंने दिया था जय हिंद का और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का। अगला, हाल ही में कहां पर कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो दोस्तों कारगिल युद्ध के नायक हीरो रहे कैप्टन विक्रम बत्रा, इनकी भी प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किया गया है। कहां पर? पालमपुर हिमाचल प्रदेश में, ये वहीं से आते थे। तो कैप्टन विक्रम बत्रा जी की मूर्ति का अनावरण अभी किया गया है। ओके, इन पर एक अभी फिल्म भी बनी है। कौन सी फिल्म बनी है आप कमेंट करके हमें बताएंगे। इसमें एक्टर और एक्ट्रेस तो आपको दिख ही रहे हैं। अगला, ये परमवीर चक्र विजेता भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है आईसीसी महिला ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2021 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को जगह मिली? तो दोस्तों आईसीसी की विमेंस की जो ओडीआई टीम है इसमें 2 भारतीय महिलाओं को जगह मिली है, झूलन गोस्वामी और मिताली राज। उपरोक्त दोनों ऑप्शन होगा करेक्ट, इन दोनों को जगह मिली है। फिर अगेन पुरुषों की लिस्ट में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं शामिल है। विमेंस में 2 भारतीय इसमें भी शामिल है ओडीआई में, और मैंने आपको स्मृति मानधाना के बारे में बताया T20 वाले में वो शामिल है। ठीक है, कप्तान कौन है? हीथर नाइट है इंग्लैंड की। अगला देखते हैं, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस बार इनको नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पिछली बार आपको याद होगा पद्म विभूषण से ये सम्मानित किए गए थे, पद्म विभूषण से ये सम्मानित किए गए थे। तो दोनों पुरस्कार आपको याद रखना है। शिंजो अबे यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, जापान के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। ओके, अगला, हाल ही में किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता? तो सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है पुरसेला वेंकटा सिंधु ने, पीवी सिंधु यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। इन्होंने ओलंपिक में 2 बार मेडल जीते हुए हैं। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये दूसरी भारतीय और पहली महिला खिलाड़ी हैं। एक बार तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रियो ओलंपिक में, इस बार इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो ओलंपिक में। चलिए, तो फिलहाल बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में ये आयोजित हुआ सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022 और इसको इन्होंने जीत लिया है मालविका बंसोड़ को हरा करके। हमारे पेड बैचेज हैं, इसके बारे में आप पता कर लीजिए दोस्तों, बहुत सारे पेड बैचेज हैं और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट ऑफर पर अभी चल रहे हैं। आपको कूपन कोड अभी के लिए मैं बताऊं, जब आप ये वीडियो अपलोड हो रही है, अगर 1-2 दिन के लिए आप देख रहे हो तो आपको कूपन कोड में डालना है इंडिया 50 डालोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये वीडियो 2-3 दिनों के बाद देख रहे हो तो ये ऑफर क्योंकि एंड हो जाएगा और आपको मिलेगा 33% का डिस्काउंट, तब आपको डालना है कूपन कोड सुमित33। ओके, दोनों ही केस में आपको डिस्काउंट मिलेगा, आप इसका फायदा उठाइए। जल्द ही ये डिस्काउंट ऑफर भी खत्म हो सकता है, तो आप पता करिए, टच करते रहिए। ठीक है, टच में रहिए और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर आपको वहां पर मिल जाएगा। आप लोग की कुछ डिमांड्स थी कि कौन कौन से नए फीचर्स चाहिए आपको कोर्सेज में, वो नए फीचर्स आ चुके हैं। तो आप अगर आप यूज करते हैं ऑलरेडी तो आप अपने ऐप को अपडेट कर लीजिए। वीडियो प्लेबैक स्पीड आ गई है, क्वालिटी है इंक्रीज डिक्रीज करने की, पेड पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है, लाइव क्लास नोटिफिकेशन आ गया है, डार्क मोड नाइट मोड आ गया है, डार्क मोड में आप पढ़ सकते हो, व्हाट्सएप सपोर्ट आइकॉन आ गया है, बहुत सारे बग फिक्स किए गए हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव की गई है। तो आप और बेहतर एप्लीकेशन आ गया है ये, तो इसे आप अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर के। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के सीएम इन्होंने लॉन्च किया है अपना कांगड़ा ऐप। अपना वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए, कौन सा है? UNWTO यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। विश्व धरोहर स्थल की संख्या है दोस्तों भारत में 40। अगला, 9वीं राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय हॉकी आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो दोस्तों इसको जीत लिया है अभी लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश में यह आयोजित की गई थी, जीता है लद्दाख में। लद्दाख ने फिर से एक बार जीत लिया है। ठीक है, ये 9वीं थी इस बार की महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप। अगला देखते हैं, समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है नेपच्यून स्ट्राइक 2022। नेपच्यून स्ट्राइक 22 जो है ये एक्चुअली में नाटो के सदस्य देशों के द्वारा आयोजित किया गया है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसके द्वारा आयोजित किया गया। नाटो के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। 1949 में स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। 30 सदस्य देश हैं और एडमिरल रोब बाउर है। ओके, अगला, हाल में CDRI ने किस नाम से ओमिक्रॉन परीक्षण किट लॉन्च किया? तो CDRI ने दोस्तों ओमिक्रॉन परीक्षण किट लॉन्च किया है अभी ओम नाम से। किस नाम से? ओम नाम से। तो ओम नाम का ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, इसका परीक्षण कर सकेगा बहुत ही कम समय में। 150 रुपए में ये किट होगी। पर्यटकों को हसल फ्री अनुभव एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए ये लॉन्च किया गया है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। साथ ही साथ वहाँ के जो स्थानीय जो हस्तशिल्प होंगे उनकी बिक्री को भी बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय हस्तशिल्प से याद आया दोस्तों, अभी वहां पर जुराबों और दस्तानों को, जो कि लाहौली जुराब और दस्ताने थे, उसको GI टैग मिला है, याद रखना है आपको। अगला, निम्न में से कौन सा दिवस 25 जनवरी को मनाया गया? तो 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया ही जाता है, साथ ही साथ भारतीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका करेक्ट। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले नेशनल वोटर्स डे, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 25 जनवरी के ही दिन 1950 को 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था और इसी वजह से 2011 से यह दिवस मनाया जाता है। ओके, इस बार की थीम है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला इसी में टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे यानी राष्ट्रीय पर्यटक दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटक दिवस जो है ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जो कांगड़ा ऐप होगा ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये दोस्तों पर्यटकों के लिए लॉन्च किया गया है और 2 घंटे में टेस्टिंग का रिजल्ट भी आ जाएगा। अगला, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? तो वही फिल्म ने जीता है जिसको दोस्तों ऑस्कर में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया है। कुछ हंगल जो फिल्म है इसको ऑस्कर में भारत के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया है। और बांग्लादेश में भी जो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ 20वां संस्करण था, इसमें इन्होंने जीत लिया एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जयसूर्या चुने गए। पटकथा लेखक में सर्वश्रेष्ठ इंद्रनील राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 2022 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है। तो इस बार टोटल 128 व्यक्तियों को पद्म सम्मानों से सम्मानित किया जाएगा। इसमें पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाएंगे 4 व्यक्ति, पद्म भूषण से सम्मानित किए जाएंगे 17 और पद्मश्री से सम्मानित किए जाएंगे 107। टोटल 128 को पद्म सम्मान दिए जाएंगे। इस बार भी भारत रत्न किसी को नहीं दिया जाएगा। तो भारत रत्न पिछली 3 बार से किसी को नहीं मिल रहा है। ओके, इसके बाद यहाँ पर पद्म विभूषण को क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको हम लोग देख लेते हैं। 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसमें हमारे भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी हैं, इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह जी भी हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया जा रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधे श्याम खेमका को भी मरणोपरांत दिया जा रहा है। तो ये 3 हो गए। एक जो है जो जीवित है एकमात्र जो इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित की जाएंगी वो है प्रभा अत्रे, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका है, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं। पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं दोस्तों। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए पद्म सम्मानों की घोषणा कब होती है, तो आप बताएंगे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, यानी 25 जनवरी को अगर कहा जाए तो। लेकिन हम लोग कहेंगे क्या? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को। तो घोषणा इसकी 25 जनवरी को शाम को होती है, लेकिन दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में जनरली मार्च अप्रैल में, या कभी कभी कुछ सिचुएशन गड़बड़ा जाती है तो फिर बाद में भी इसको दिया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ और पॉइंट्स याद रखना है पद्म भूषण से, जैसे सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, साइरस पूनावाला और कृष्णा इला, इनसे समेत टोटल 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण में जो ये 4 नाम इंपॉर्टेंट थे इसको मैंने आपको बता दिया है, इनका नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा पद्मश्री तो 107 को दिया जाएगा, लेकिन इसमें 2 नाम आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है, प्रमोद भगत और नीरज चोपड़ा, खेल से संबंधित हैं और इनका नाम आप याद रखेंगे, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदि बद्री बांध के लिए निम्न में से किसने हिमाचल प्रदेश से समझौता किया? तो हिमाचल प्रदेश से दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने समझौता किया है आदि बद्री बांध के लिए। आदि बद्री बांध निर्माण किया जाएगा, दोनों राज्य सरकारें मिल करके ये बनाएंगी, दोनों राज्यों के बीच में होगा। 215 करोड़ रुपए
की अनुमानित लागत से ये सरस्वती नदी का कायाकल्प किए जाने की एक योजना है। 77 एकड़ में ये बांध बनाया जाएगा, डैम बनाया जाएगा। ओके, अगला, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1966 में दोस्तों इंदिरा गांधी जी भारत की पहली और इकलौती बनी थी विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली और इकलौती अभी तक की ये महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी जी। तो 1966 में पहली बार 24 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी। इस वजह से उनकी याद में गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा देने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। 2008 से इसकी शुरुआत हुई है। ओके, अगला, हाल ही में ओलंपियन नीरज चोपड़ा को किस सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो ओलंपियन नीरज चोपड़ा जी, क्योंकि दोस्तों ये आर्मी में भी हैं, आर्मी में सूबेदार के पोस्ट पर हैं, इस वजह से इनको आर्मी वाला ये पदक दिया जाएगा, सेवा पदक। कौन सा सेवा पदक? परम विशिष्ट सेवा पदक दिया जाएगा। देखिए, जो ये मेडल होता है ना, सेवा मेडल, ये आर्मी या जो भी डिफेंस से रिलेटेड होते हैं ना, सेना के होते हैं हमारे, उनको ही मिलता है। तो चूंकि नीरज चोपड़ा जी दोस्तों देश का नाम बढ़ाए हुए हैं और ये एक भारतीय सेना में सूबेदार भी हैं, 2016 में ही ये नायब सूबेदार की पोस्ट पर थे। ठीक है, तो इनको परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब परम विशिष्ट सेवा पदक या परम विशिष्ट सेवा मेडल जिसे कहते हैं, एवीएसएम, वीएसएम होता है, वीएसएम होता है, एसएम होता है, सेवा मेडल होता है। ठीक है ना, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ये सभी आर्मी को ही दिए जाते हैं। भारत के लिए इन्होंने स्वर्ण जीता है, इकलौता स्वर्ण जीता है इन्होंने। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में एथलीट हैं, जेवलिंग थ्रोअर हैं। 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार और 2020 में विशिष्ट सेवा पदक भी, वीएसएम भी मिल चुका है। और इस बार मैंने अभी आपको बताया पद्मश्री मिलने जा रहा है। इन्हीं की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। इनको टाटा एआईए इंश्योरेंस का और गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। एसजेएफआई के द्वारा स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी भारतीय फूड डिलीवरी कंपनी डेकाक्रॉन कंपनी बन गई? तो देखिए दोस्तों, एक होती है यूनिकॉर्न कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो जाती है, और एक होती है डेकाक्रॉन कंपनी, जब उसी की वैल्यूएशन $10 बिलियन के ऊपर हो जाए तो वो ऐसी कंपनियों को डेकाक्रॉन कंपनी कहते हैं। तो अभी हाल ही में स्विगी जो है, इसका मार्केट वैल्यूएशन $10 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, तो ये बन गई है डेकाक्रॉन फूड डिलीवरी वाली कंपनी। अच्छा, अभी यूनिकॉर्न कंपनियों की एक लिस्ट आई थी, इसमें बताया गया था भारत में 2021 में मात्र 44 ऐसी यूनिकॉर्न कंपनियां आई हुई हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियों वाला देश है। फिलहाल यहाँ पर स्विगी की बात करेंगे, फूड डिलीवरी है, इसके बारे में सब आप जानते ही हो। $10.7 बिलियन का मार्केट कैप क्रॉस कर चुका है। अगला, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत आ गया है 85वें स्थान पर। एक अंक का सुधार हुआ है, पिछली बार 86वें अंक पर था, इस बार दोस्तों ये आ गया है 85वें स्थान पर। स्कोर पिछली बार भी 40 का था, इस बार भी 40 का है। फर्स्ट पर डेनमार्क, सेकंड पर फिनलैंड और थर्ड पर है न्यूजीलैंड। ये रिपोर्ट जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो राजस्थान का दोस्तों अभी हाल ही में चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को। ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, 52वां नेशनल पार्क अभी घोषित किया गया था। और भारत में टोटल इस समय बात करें तो 53 नेशनल पार्क है, जिसमें 53वां नेशनल पार्क गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, जो कि कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में आप याद रखेंगे। ठीक है, ये भारत में जो आखिरी अभी तक का लेटेस्ट जो नेशनल पार्क घोषित किया गया है वो है। टोटल 53 अभी तक नेशनल पार्क है दोस्तों। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है 11। सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछा जाए तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार में 96 के आसपास में है। ठीक है, अगला, हाल ही में लखनऊ की आईपीएल टीम का क्या नाम रखा गया? तो लखनऊ की आईपीएल टीम का नाम दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया है। लखनऊ और अहमदाबाद दो नई टीमें शामिल हुई हैं, आपको पता होगा अब से आईपीएल में 10 टीमें खेला करेंगी। और लखनऊ की टीम ने केएल राहुल को अपना कैप्टन भी बनाया हुआ है। केएल राहुल होंगे इसके कैप्टन, लोकेश राहुल। 7,090 करोड़ में सबसे ज्यादा महंगी टीम है ये, सबसे महंगी फ्रेंचाइजी है ये। संजीव गोयनका कंपनी ने इसे खरीदा हुआ है। अहमदाबाद की टीम जो है इसे अभी सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने 5,635 करोड़ में खरीदा हुआ है। इस बार 10 टीमें हिस्सा लेंगी। इस बार संस्करण होगा 15वां आईपीएल का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 70,000 असॉल्ट राइफल्स AK-203 सौंपे? तो AK-203 का अब जमाना आने वाला है और इसमें दोस्तों रसिया कर रहा है भारत की मदद।
रसिया ने 70,000 असॉल्ट राइफल्स AK-203 सौंपी हुई है। AK-47 जो है ना, जो सुने होंगे, बहुत ही पॉपुलर है। AK-47 भी अभी तक चलता था। AK-47 क्या होता है एक्चुअली में? ये जो 47 है ना, ये एक्चुअली में इसलिए था क्योंकि इसका निर्माण 1947 में किया गया था। सोचिए, इतनी पुरानी वर्जन, फिर भी आज इसका यूज किया जा रहा है, आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है ये। तो वो भी रसिया ही दिया था, रसिया की ही देन है। और यहाँ पर AK-203 असॉल्ट राइफल्स जो है, इसकी 70,000 की खेप अभी भारत को भेजी गई है। एक्चुअली में ये जो डील हुई थी 6,70,000 की हुई थी, लेकिन इसमें भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया था। इसने ये डील की थी कि 6 लाख का निर्माण तो हम अपने देश में करेंगे, 70,000 तुमसे ले लेंगे। 70,000 अभी तुमसे ले लिए तुरंत में, और उसके बाद इसको बांट देंगे। और 6 लाख लोग जो है, 6 लाख असॉल्ट राइफल्स जो है 203, ये आप लोग हमारे देश में बनाओगे। और हमारे देश में हमारी कंपनी की मदद से बनाओगे। तो कौन सी कंपनी होगी? कोरबा राइफल फैक्ट्री होगी, अमेठी में ये है, तो इसमें बनाया जाएगा। इससे दोस्तों क्या होगा? इससे भारत में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। साथ ही साथ भारत में अगर ये बनेगा तो 6 लाख तो पूरा यूज नहीं करेंगे, कुछ तो एक्सपोर्ट भी करना सीख लेंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही ये क्या, भारत में जब आएगी तो भारत में किसकी जगह आएगी? तो इंसास राइफल की जगह आएगी। इंसास यानी इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, इसका जगह लेगी, ठीक है। अगला, ब्रांड फाइनेंस 2022 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो वो एक बार फिर से एप्पल बनी हुई है, पहले भी थी, यही इस बार भी है। ब्रांड फाइनेंस की ये रिपोर्ट आई है, यहाँ पर देखिए टॉप 10 की लिस्ट है। पहले पर दोस्तों एप्पल है, सेकंड पर अमेजन है, बहुत ही ज्यादा पीछे नहीं है, $5 बिलियन का अंतर है। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वॉलमार्ट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी कौन रही? तो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड रहा टिकटॉक। टिकटॉक देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ पर चलता ही नहीं है। दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन वाला देश है भारत, और वहां पर तो चलता ही नहीं, बैन कर दिया गया है। तब टिकटॉक ने 215% की ग्रोथ दिखाई। कहीं भारत में भी चलता होता तो सोचिए कितना रहता है, तेजी से ग्रो करता। फिलहाल इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टाटा ग्रुप जो है ये ओवरऑल 78वें स्थान पर है, ग्लोबल रैंक है इसकी, लेकिन ये साउथ एशिया में और भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड है, ठीक है। 100 में इकलौता भारतीय ब्रांड है। अगला, भारतीय संसद ने संसद की कार्यवाही का पालन करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो भारतीय संसद ने दोस्तों अभी हाल ही में डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। डिजिटल संसद ऐप की मदद से संसद की समस्त कार्यवाही, संसद की जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ यहाँ से प्राप्त हो सकेगा, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी भी अभी एक ही में कर दिया गया था, ये भी न्यूज आई थी। संसद टीवी कर दिया गया है, ठीक है, दोनों को विलय करके, ये भी आपको पता होना चाहिए। टाटा ग्रुप जो है यही केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना, या कहें कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर काम कर रही है। इसके तहत दोस्तों 75वें वर्ष के पहले, आजादी के 75वें वर्ष के पहले एक नया संसद का निर्माण होगा, एक नए संसद भवन का निर्माण होगा, ठीक है, बनाया जा रहा है अभी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन बनी? तो वो बन गई है टीसीएस। इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी। और सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। और टॉप 10 में अगर बात करें तो टॉप 10 में दोस्तों 4 भारतीय कंपनियां हैं, जिसमें टॉप 3 में ही 3 हैं, 2 हैं, सॉरी, टॉप 3 में ही 2 हैं, ठीक है। अमेरिका की जो एसेंचर है ये टॉप पर है, उसके बाद सेकंड और थर्ड भारत की है, टाटा, इन्फोसिस। इसके बाद यहाँ पर विप्रो देखिए, ये भारत में की है, 7वें स्थान पर है। HCL जो है 8वें स्थान पर, ये भी भारत की ही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किस बैंक के विलय को मंजूरी दी है? तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है दोस्तों, ये पीएमसी बैंक के साथ विलय होने जा रहा है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेशन बैंक के साथ ये विलय होने जा रहा है। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक अभी परेशानियों से जूझ रहा था, आरबीआई ने इस पर बैन भी लगाया हुआ था, ठीक है, लिमिट भी लगा दिया था। तो फिलहाल इसका विलय किया जा रहा है यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ओके, अगला, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र या ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये केरल में स्थापित किया जा रहा है, इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। ये केरल की एक यूनिवर्सिटी है, सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इसी के साथ स्थापित किया जा रहा है। ये 86.41 करोड़ में स्थापित किया जा रहा है। इसमें क्या होगा? ग्राफीन होता क्या है? ग्राफीन एक्चुअली में एक मटेरियल है जो OLED बनाने में काम में आता है, ठीक है। काफी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्वालिटी अच्छी होती है। OLED बोले तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। इससे मोबाइल वगैरह के डिस्प्ले वगैरह बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी भारत को, स्मार्टफोन की। अगला, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता?
तो TX2 पुरस्कार दोस्तों अभी हाल ही में जीता है किसने? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दोस्तों ये स्थित है तमिलनाडु में और इसको अभी हाल ही में TX2 पुरस्कार मिला है। TX2 पुरस्कार एक्चुअली में उसे मिलता है जो पिछले 10 सालों में अपना जो संख्या है, टाइगर की संख्या है, वो दोगुना कर लेता है। तो यहाँ पर भी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में भी यही हुआ। 2010 से बाघों की संख्या 2020 तक 80 हो गई है, ठीक है, दोगुनी हो गई है। पहले 40 थी, अब 80 हो गई। तमिलनाडु के इरोड जिले में ये स्थित है। ओके, अगला देखते हैं। अच्छा, इसके साथ ही एक बात और याद रखना, नेपाल का बर्दिया नेशनल पार्क है, इसको भी TX2 पुरस्कार मिला हुआ है। अगला, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार दोस्तों 13 नया जिला गठित करेगा। 26 जिले हो जाएंगे टोटल। 13 पहले थे, 13 और जुड़ जाएंगे, यानी हर एक जिले को 2 भागों में तोड़ दिया गया है। तो अब से हो जाएंगे 26 जिले आंध्र प्रदेश में। जिले का क्यों तोड़े जाते हैं? जिले तोड़ने से देखिए, जब बड़ी आबादी है और उसको जब तोड़ दिए, छोटी छोटी आबादी हो गई, तो उनको अच्छे से डेवलप किया जा सकेगा, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा कदम माना जाता है। छोटा करने से, कम पॉपुलेशन होने से अच्छे से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं। यहाँ पर 13 जिलों के नाम हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो इंडिया का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन दोस्तों अभी हाल ही में गुड़गांव में खोला गया है। गुड़गांव आप जानते ही हो कहाँ पर है, गुड़गांव हरियाणा में भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। इस बार का जो बजट आया है ना, बजट में भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है दोस्तों ईवी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। इसमें यह भी फीचर्स ला दिया गया है कि अब से जो ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे वहां पर बैटरी बदलने की भी सुविधा दे दी जाएगी। यानी अगर आपके पास टाइम कम है, आप चार्ज करने के लिए रुकना नहीं चाहते हो, तो बैटरी बदलो, आगे निकलो। चलिए, फिलहाल दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर ईवी चार्जिंग स्टेशन पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश आप बताएंगे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे है। भारत सरकार ने किसे अपना नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट पद है दोस्तों, खास करके बजट के टाइम पर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बजट 1 फरवरी को लॉन्च होता है, उससे पहले आता है दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे। तो जब इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है तो उसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उस टाइम पर थे नहीं कोई, तो अभी हाल फिलहाल में इनको आनंद फानंद में नियुक्त किया गया, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर जी को। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं ये, तो इनको नियुक्त किया गया है। 1 फरवरी को बजट लॉन्च हुआ, इस पर वीडियो दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। अगला, HPCL के नए MD और CEO कौन बने? तो HPCL के नए MD और CEO दोस्तों बन गए हैं अभी हाल ही में। किसने? कौन? पुष्प कुमार जोशी। HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महारत्न कंपनी है, और पुष्प कुमार जोशी ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये इसके नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। मुकेश कुमार सुराणा जी की जगह पर आए हैं। अच्छा, अभी आज की वीडियो में मैंने आपको बताया था HPCL के बारे में कि इसने एक हैप्पी शॉप नाम से एक रिटेल स्टोर सर्विस भी चैन भी शुरू किया हुआ है। तो हैप्पी शॉप अब इसके माध्यम से ये आ जा रहा है रिटेल मार्केट में भी। अगला, हाल ही में चीन ने किस नाम से नए कोरोना वायरस की खोज की? तो चाइना के कुछ साइंटिस्ट हैं जो वुहान लैब से हैं, जो कि कोरोना का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका में एक नया वायरस फैल रहा है, नियोकोव। ये भी कोरोना का ही एक वायरस है, एक वेरिएंट है, ठीक है। देखिए, कोरोना के ही सभी वेरिएंट हैं। कोरोना के वेरिएंट है कोविड, ओमिक्रॉन, अल्फा, बीटा, ठीक है, गामा, डेल्टा, सारे के सारे जो हैं ये सभी यही के कोरोना के ही हैं। ये कोरोना जो है वायरस, ये चमगादड़ से फैलता है। फिलहाल नियोकोव, इसकी मृत्यु दर तो बहुत ज्यादा बताई गई है, 3 में से 1 की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अभी फिलहाल ये कहा गया है कि ये मनुष्यों में अभी नहीं है, अभी केवल जानवरों में ही है। तो कुछ ना कुछ राहत की बात है। अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों ये संपन्न हो चुका है। इसमें विमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है एस्ले बार्टी ने। एस्ले बार्टी भी ऑस्ट्रेलिया की ही हैं और इनके करियर का तीसरा ये ग्रैंड स्लैम था। एस्ले बार्टी यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं। 2019 में इन्होंने जीता था फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद 2021 में, 2020 में खेली नहीं, 2021 में इन्होंने विंबलडन ओपन जीता, और 2022 में इन्होंने कौन सा जीत लिया? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया विमेन सिंगल का, ठीक है। चलिए अगला, अच्छा अगर मेन सिंगल पूछा जाए तो राफेल नडाल। अगला, 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी कौन बने? देखिए आ ही गया क्वेश्चन, राफेल नडाल। ये टोटल 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया।
ऑस्ट्रेलियन ओपन ये दूसरी बार जीते हुए हैं राफेल नडाल, आप इमेज में देख लो। 21 बार ये जीते हुए हैं। रोजर फेडरर 20 बार और नोवाक जोकोविच 20-20 बार जीते हुए हैं। सबसे ज्यादा बार ये जीते हैं, जिसमें से 13 बार तो ये केवल फ्रेंच ओपन जीते हुए हैं, ठीक है, और 2 बार ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हुए हैं। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया फाइनल में। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एलन बॉर्डर मेडल जीता? तो एलन बॉर्डर मेडल जीता है दोस्तों किसने? मिशेल स्टार्क ने। मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया में ये क्रिकेटर्स को दिया जाता है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा ये तो पुरुषों में दिया जाता है एलन बॉर्डर मेडल, महिलाओं को दिया जाता है बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार, तो वो मिला है एस्ले गार्डनर को। एस्ले गार्डनर आपको यहाँ पर इमेज में दिख रही हैं, ये हैं, इनको बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार मिला है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ये सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक माना जाता है। आखिरी क्वेश्चन आज का, हॉकी महिला एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा मेडल जीता? तो महिला हॉकी एशिया कप में दोस्तों भारत ने इस बार जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारत को मिले ब्रॉन्ज मेडल। और वहीं अगर टॉप पर पूछा जाए कौन रहा तो रहा जापान। जापान ने दोस्तों साउथ कोरिया को हराया है, साउथ कोरिया को हराया है। तो साउथ कोरिया ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर जीता। जापान ने कौन सा जीता? गोल्ड जीता, ठीक है ना। कैप्टेंसी कौन कर रही थी? कैप्टेंसी कर रही थी दोस्तों सविता पूनिया। क्यों सविता पूनिया कर रही थी? क्योंकि दोस्तों रानी रामपाल जो हैं ये इंजरी से भी जूझ रही हैं, इस वजह से सविता पूनिया थी कप्तान। 21 से 28 जनवरी के बीच में आयोजित हुआ, मस्कट ओमान में ये आयोजित हुआ था। यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो, सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये आयोजित हुआ था। भारत ने कांस्य पदक लिए, चाइना को हराया। क्लियर बिल्कुल। चलिए, तो बस दोस्तों ये तो थे जनवरी मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 2 था ये। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हो तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में, ऊपर यहाँ पर कार्ड बनकर आ रहा होगा, यहाँ से आप क्लिक करो, जाओ देख लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पार्ट 1 का, वहां से देख लो, या मंथली करंट अफेयर की जो भी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के सभी मंथ का देख सकते हो आप। इससे ज्यादा डिटेल वीडियो मंथली करंट अफेयर की आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है। आपको क्विज भी प्रोवाइड कराई जाती है। क्विज वगैरह के लिए आप MZT ऐप इंस्टॉल करो, यहीं पर आपको बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक्स भी मिलेंगी डिटेल्स के साथ, चैप्टर बाय चैप्टर, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और अब तो उसमें भी इमेजेस वगैरह ऐड की जाती हैं जिससे और ज्यादा अट्रैक्टिव बन सके। वीडियो कोर्सेज है हमारे, आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, ऑडियो रिविजन, स्टडी मटेरियल्स, आप इन सब का फायदा उठाइए। जाइए MZT ऐप डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।